फंडामेंटल नज़रिया शेयर करने के लिए हमारे साथ आनंद शाह आज जुड़ रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल AMC के पोर्टफोलियो जो कारोबार है उसको वो हेड करते हैं। आनंद, गुड मॉर्निंग। 18 स्वदेश पे स्वागत है। आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय, जो अक्टूबर में हमने एक करेक्शन की शुरुआत देखी थी जो वैल्यूएशंस के बढ़ जाने से शायद ट्रिगर हुआ था, फिर उसको क्रूड और इन्फ्लेशन और यूक्रेन वॉर से और ज़्यादा एक तरह से बूस्ट मिला। क्या ये फैक्टर जिसने एक करेक्टिव फेज इंडियन मार्केट में शुरू किया था वो अब कहीं ना कहीं सुलझते हुए नजर आ रहे हैं आपको? Hi, very good morning, Ajay ji, and very good morning to all the viewers also. So, तकरीबन आपकी बात सही है। अक्टूबर से it was largely valuations related, और फिर कहीं जाके ओमिक्रॉन के बाद का जो रिकवरी का मोड था, ग्लोबली भी आप विदेश में भी ट्रैवल और रेस्टोरेंट्स और सब ओपन हो रहे थे, इंडिया में भी ओपन हो रहा था, तो काफी ऑप्टिमिज्म था कि इकोनॉमी विल टेक ऑफ, क्योंकि आफ्टर 2 साल के सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा कम होगा, लोग बाहर घूमेंगे और सर्विसेज इंडस्ट्री जो थोड़ा पीछे रह गया था वो भी रिकवर करता। बट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन, ये जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया उसकी वजह से 3 तरीके से इन्फ्लेशन आया है। एक तो फर्टिलाइजर और फूड में, सो जनरली सॉफ्ट कमोडिटी प्राइसेस काफी बढ़ गए ग्लोबली स्पेशली। दूसरा एनर्जी प्राइसेस, सो व्हाइल गैस हैज गॉन अप, इवन कोयला भी बहुत महंगा हो गया है, तो वो भी एक इन्फ्लेशन का मार्क पड़ा है, जिसकी वजह से जनरली पेट्रोल, डीजल, एनर्जी प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, हर जगह इन्फ्लेशन का उसका भी एक बर्डन है कंज्यूमर पे। और तीसरा मेटल्स, विच given that a lot of supply of metals come from रशिया, यूक्रेन, काफी नॉर्थर्न यूरोप जहाँ पे गैस प्राइस काफी बढ़ गए, तो उनका भी प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया है, which had an impact on contracts। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स लिए आपने, ऑल ऑफ सडन आपका स्टील महंगा हो गया, एल्यूमिनियम महंगा हो गया, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े स्लो डाउन हो गए थे। तो जो इकोनॉमिक रिकवरी का एक्सपेक्टेशन था, उसके सामने द कंज्यूमर एंड द बिजनेसेस गॉट हिट बाय इन्फ्लेशन। उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हाइक करना जरूरी रह गया, क्योंकि इन्फ्लेशन को एंडेमिक नहीं बनाना था, उसको इमीडिएटली कर्व करना था। So to that extent, overall slowdown in the economy. So I gave you a very long answer, but कहने का है कि थोड़ा slowdown है इकोनॉमी में, and that's why segment of the market जहाँ पे growth बहुत important है, वो काफी गिरे। आप US में Nasdaq देखिए, इंडिया में स्टार्टअप्स देखिए। ऑन टॉप ऑफ इट किसी को अगर इक्विटी का जरूरत है तो सेंटिमेंट भी थोड़ा डिटोरिएट हो गया है, पैसा इज मूविंग इनटू फिक्स्ड इनकम, स्पेशली यूएस में, बट इवन इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप। सो इक्विटी अवेलेबिलिटी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंपनी जिसको हाई ग्रोथ भी चाहिए और इक्विटी भी चाहिए, उनको सबसे ज्यादा मांग है। लेकिन ये सारी बातें आनंद अब कहीं ना कहीं टेबल पे है। क्या आपको लगता है कि इंडियन मार्केट के स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स के वैल्यूएशन अब काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आ गए हैं? आई थिंक वैल्यूएशंस अपार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है अर्निंग्स ग्रोथ होता है। सो आई थिंक इफ यू आस्क मी पर्सनली, मेरा ज्यादा ध्यान और ज्यादा आई वुड से डिपेंडेंस इज ऑन द अर्निंग्स ग्रोथ रेट। सो ग्लोबल ग्रोथ एंड लोकल ग्रोथ बोथ आर इम्पोर्टेंट। पर्टिकुलरली आप अगर पिछले 2 साल में देखेंगे, काफी ग्रोथ अर्निंग्स में जो आई है इज कम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, एंड स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में 2 चीज हुआ है। एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हुआ है, बट एक्सपोर्ट्स ग्रोथ भी हुआ है। टेक्सटाइल्स, ऑटो एंसिलरीज, इंजीनियरिंग गुड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये सब एरियाज में, बैरिंग्स में, हर जगह एक्सपोर्ट्स ग्रोथ भी वी हैव सीन वेरी गुड। सो आई थिंक पर्टिकुलरली मिड कैप स्मॉल कैप में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता है, एंड वहां पे इफ यू सी द अर्निंग्स ग्रोथ भी लास्ट 2 साल में काफी स्ट्रॉन्ग रहा है कंपेयर टू इवन लार्ज कैप। सो आई थिंक फॉर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स अर्निंग्स ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फंडामेंटल समझे, उनका अर्निंग्स ग्रोथ समझे, उनका इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन भी समझना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, आपका एबिलिटी टू पास ऑन द इनपुट कॉस्ट इज नॉट ऑलवेज देयर, बिकॉज यू आर इन द इंटरमीडिएट B2B बिजनेस।
सो काफी फैक्टर्स है, बट आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ इज समथिंग विच जहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, और वहीं पे मुझे ऑप्टिमिज्म भी दिख रहा है। ऑलराइट, मॉर्निंग आनंद, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब एक व्यू ये भी निकल कर आ रहा है कि कमोडिटी फॉल, क्या अब जो कमोडिटी फॉल का जो ट्रेड था क्या वो अब रिवर्स हो गया है? क्योंकि व्हेन आई वाज रीडिंग कि कौन से सेक्टर्स पर आप बुलिश है, आपका व्यू बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना कि आप मेटल स्पेस पर क्यों बुलिश है। या सो मेटल्स में हालांकि एंटायर मैन्युफैक्चरिंग में वी आर वेरी बुलिश। सो वन पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो मेटल्स, जहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 साल से स्लोली एंड स्टेडीली चाइना एज अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ मेटल्स इज रिड्यूसिंग, क्योंकि चाइना में काफी पोल्यूशन पे फोकस है, उनका कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस हैज रिड्यूस्ड एज दे आल्सो डोंट वांट, उन्होंने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में भी काफी रोक लगाई है। सो ऑल सब फैक्टर्स को देखते हुए प्लस इंडिया की कंपनीज which have a good advantage of having a captive source, be it bauxite, be it iron ore, they have also course correction किया है, उन्होंने अपना बैलेंस शीट फिक्स किया है, डिलीवरेजिंग किया है। तो आई थिंक बोथ टॉप डाउन से देखेंगे कि ग्लोबली आई थिंक द मेटल प्राइसेस विल बी स्ट्रक्चरली हायर नेक्स्ट डिकेड में। अगर हम देखेंगे तो अगले 10 साल में, पिछले 10 साल से स्ट्रक्चरली मेटल प्राइस विल बी हायर, क्योंकि आप देखेंगे यूएस में, यूरोप में, हर जगह डीकार्बोनाइजेशन को लगते काफी इन्वेस्टमेंट लगेगा हर एक मेटल सेक्टर में। आपको स्टील प्रोड्यूस करना है, आपको एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना है, आपको कम से कम CO2 प्रोड्यूस करके वो करना है। तो ग्लोबली चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया, हर जगह इन्वेस्टमेंट्स लगेंगे टू डीकार्बोनाइज द प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। तो स्ट्रक्चरली मेरा मानना है मेटल प्राइस आर गुड, बट मोर इम्पोर्टेंटली बॉटम अप कंपनीज जो इंडिया में मेटल्स प्रोड्यूस करती थी उनके काफी बुरे दिन चल रहे थे लास्ट 10 साल। आई थिंक दे हैव करेक्टेड, उनकी गलतियां करेक्ट की है, उन्होंने बैलेंस शीट ठीक किया है, डिलीवरेज किया है। तो टू दैट एक्सटेंट बोथ बॉटम अप टॉप डाउन से देख रहे हैं हम। देयर आर सिलेक्ट फ्यू कंपनीज जो मेटल्स में डिस्पाइट ऑफ जो अभी माहौल चल रहा है जहाँ पे रिसेशन की बात हो रही है, मेटल प्राइसेस आर करेक्टिंग, एंड टू दैट एक्सटेंट देयर इज ऑलवेज रिस्क, क्योंकि ये काफी साइक्लिकल होते हैं, काफी वॉलेटाइल होते हैं, बट ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन से आज वो सेक्टर में कुछ चुनिंदा कंपनियों पे ध्यान रख के इन्वेस्ट करें। लेकिन इसमें बेस्ट स्पेस का चयन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर मेटल्स पर आप अपना नजरिया बता रहे हैं। ऐसे में दो और स्पेसेस हैं जिसका जिक्र हम करना चाहेंगे। एक तो बैंकिंग सेक्टर, लगातार हम देख रहे हैं निजी बैंक क्षेत्र हो या फिर सरकारी बैंक, ट्रैक्शन वहां पर काफ़ी दिख रहा है, चाहे फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या फिर क्रेडिट ग्रोथ के अपटेक्स। और इसके अलावा भी अगर देखें टेलीकॉम स्पेस, ये भी एक स्पेस है जो इन दिनों चर्चा में है। दोनों स्पेसेस पर आपकी राय क्या होगी, टेलीकॉम और बैंकिंग? वेरी नाइस। आई थिंक दोनों सेक्टर में हमारा पॉजिटिव आउटलुक है। अलग अलग कारण हैं। बैंकिंग में पर्टिकुलरली देखा जाए तो 2016 से एक एसेट क्वालिटी रिव्यू जो तब आरबीआई ने चलाया था, जिसकी वजह से काफी एनपीए रिकॉग्निशन हुआ सब्सिक्वेंटली 2016 में, 17 में, 18 में, और फिर तब से रिकवरी की एक्सपेक्टेशन थी कि वहां से आफ्टर प्रोवाइडिंग कि इतने सारे एनपीएस डिक्लेयर भी हो गए, उनका प्रोविजनिंग भी हो गया, बट एक के बाद एक चाहे वो एनबीएफसी क्राइसिस हो या रियल एस्टेट स्लोडाउन, इकोनॉमिक स्लोडाउन हो या कोविड वेव 1 हो या कोविड वेव 2 हो, तकरीबन नेक्स्ट 4 साल जब से हम सोच रहे थे कि वहां से बैंकिंग सेक्टर रिकवर होएगा, बिकॉज ऑफ वन ऑफ इंसिडेंट वो रिकवरी डिले होती जा रही। बट एट द सेम टाइम बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, they have been very cautious on lending। तो आपका lending काफी सेफ रहा है पिछले 4-5 साल में जब से वो AQR हुआ है। सो दोनों कॉम्बिनेशन, जहां से आपका इंक्रीमेंटल NPAs कम होगा, क्योंकि the asset book of the banks is far better than what it was in 2015। 2015 के मुकाबले asset book अच्छी है, तो इंक्रीमेंटल NPA कम हो गए। प्लस आपने जो पिछले 5-6 साल में जो भी एनपीएस ने रिकॉग्नाइज किए हैं, उनको प्रोविजनिंग किया है, वहां पे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट है, तो कुछ रिकवर
रिकवरीज भी आ रही है। सो ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ लो इंक्रीमेंटल एनपीए और एक रिकवरी, इसकी वजह से ओवरऑल बैंकिंग में माहौल अगले 2-3 साल के लिए प्रॉफिटेबिलिटी का काफी ठीक रहेगा। टेलीकॉम की बात करेंगे तो इट्स मोर अबाउट कंसोलिडेशन। हर एक इंडस्ट्री में जब नंबर ऑफ प्लेयर्स कम होते हैं तो कंज्यूमर को ज्यादा पैसा देना पड़ता है और मैन्युफैक्चरर को उसका फायदा होता है। सो 2006 से देखेंगे तो क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स आर इंक्रीजिंग, कंज्यूमर को काफी फायदा हुआ है। आपने देखा है कैसे हमारे मोबाइल बिल कम हुए हैं, डेटा अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। हम आज पहले से कई ज्यादा डेटा और वॉइस कंज्यूम कर रहे हैं बट बिल कम दे रहे हैं, क्योंकि वो तब इट वाज अ फेज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट, न्यू प्लेयर्स एंटरिंग, सबको कंज्यूमर का शेयर चाहिए था। तकरीबन 2017-2018 से आप देखेंगे तो स्लोली ये इंडस्ट्री काफी कंसोलिडेट होते जा रहा है, विच इज वेयर द नंबर ऑफ प्लेयर्स आर रिड्यूसिंग और काफी वीक प्लेयर्स हैव एग्जिटेड। सो एक वो एंगल से देखेंगे तो ओवरऑल द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सेक्टर शुड इंच अप। ऑब्वियसली कंज्यूमर विल हैव टू पे मोर, बट आज भी हम इंडिया में काफी कम पे करते हैं कंपेयर टू द ग्लोबल वर्ल्ड। पर जीबी तो देखेंगे तो वी आर वेरी चीप इवन टुडे। सो आई थिंक रूम है प्राइसिंग थोड़ा इम्प्रूव होने को, विच विल बी हेल्पिंग द ओवरऑल सेक्टर। एब्सोल्युटली, प्राइस हाइक की तो बात इनफैक्ट टेलीकॉम प्लेयर्स कर भी रहे हैं और कई प्राइस हाइक पहले दूसरे बड़े स्पेस के प्लेयर्स ले भी चुके हैं और दिवाली तक एक और हाइक की बात भी की जा रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद शाह आज हमें समय देने के लिए और ये सारे सवालों पर जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ICICI प्रूडेंशियल AMC के आनंद शाह हमसे आज बात कर रहे थे और अपना व्यू शेयर कर रहे थे कि उन्हें कौन से सेक्टर्स यहाँ पसंद आते हैं। लेकिन